बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में आज एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है बल्दियाती इंतखाबात, तीसरी मरतबा शेड्यूल तब्दील। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, तीसरी मरतबा शेड्यूल तब्दील हो गया है। आखिर ये हमारी प्यारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो हमारा प्यारा प्यारा इलेक्शन कमीशन है, ये क्या चाहते हैं, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम ख़ान साहब असूलों के ऊपर क्लियर फैसला दे चुके हैं कि 30 नवंबर से पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाने के ज़िम्मेदार हैं हुकूमत भी और इलेक्शन कमीशन भी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अंसार साहब। आज़ाद कश्मीर में अगर ये कह लें कि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का फोबिया चल रहा है तो गलत नहीं होगा। हर घर में, हर महल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर गांव में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात डिस्कस हो रहे हैं और 31 साल बाद अंसार साहब ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसलिए आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं उनमें बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है और वो चाहते हैं कि ये इंतखाबात हों, लेकिन कोई न कोई वजह आड़े आती है और ये इंतखाबात जो हैं वो मौखर हो जाते हैं। और इस दफ़ा की जो सूरत हाल है इस वक्त, आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर जो है वो इंतखाबात की जो तैयारियां हैं, वो इंतखाबी फहरिस्तें, हल्का बंदियाँ और जो पोलिंग का स्टाफ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स और बैलेट पेपर्स तक जो हैं वो छप चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ये तहफ़्ज़ात ख़दशात जो हैं ये जारी हैं। एक दफ़ा पहले अगस्त में अंसार साहब इलेक्शन कमीशन जो है उसने अनाउंस किया, फिर जो है वो मोहलत मांगी गई अदालत उज़्मा से, फिर जो है वो अक्टूबर में ये अनाउंस हुआ और अदालत उज़्मा ने बड़ी सख्ती से कहा कि ये 30 नवंबर से कबल जो है हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। और हुकूमत के साथ कंसेंसस के बाद इलेक्शन कमीशन ने 27 नवंबर अनाउंस की कि 27 नवंबर को इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। लेकिन इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत थी, जिसे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वफाक से जो है वो 34,000 सिक्योरिटी एहलकार मांगे थे। लेकिन शुनीद ये है कि सिक्योरिटी जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में जो है इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि वो सिक्योरिटी जो है वो फराम करना जो है वो शायद मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से तीसरी दफ़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो है नया एक शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक अब जो इलेक्शन है वो डिवीज़न वाइज जो है वो होंगे और 27 नवंबर को मुज़फ़्फ़राबाद, 3 दिसंबर को पुंछ और 8 दिसंबर को मीरपुर जो है इंतखाबात का कहा गया है। लेकिन इसमें भी जो है वो इस बात की गुंजाइश है, जो नोटिफिकेशन हुआ है कि ये सिक्योरिटी के साथ मशरूत हैं। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उसका जो हमारे ज़राए हैं वो 8,000 से कुछ ज़ायद एहलकार हैं जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं। और उसमें से भी अगर थाना जात में और जो प्रोटोकॉल ड्यूटी पे एहलकार हैं या जो दफातर में काम करते हैं या दीगर जो महकमे की ख़ुद ज़रूरत है, अगर उन्हें माइनस कर दें तो तकरीबन 4,500 एहलकार जो हैं वो बचते हैं, जिनसे डिवीज़न वाइज भी बाज़ाहिर नज़र आता है। क्योंकि मेरी एक पुलिस के आला अफसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ ज़िला कोटली जो है उसके लिए 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार चाहिए। और ये सिर्फ ज़िला कोटली अगर डिवीज़न वाइज होता है अंसार साहब तो तसव्वुर करेंगे इसमें ज़िला मीरपुर भी आता है और ज़िला बिम्बर भी। और हबीबुल्लाह खान साहब, अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने आपको और मुझे ही इंटरव्यू देते हुए मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ इन दिनों में उन्होंने दिए हमें। उन्होंने फरमाया था कि जनरल इलेक्शन में तो लड़ाई नहीं होती, कम होती है, न होने के बराबर होती है।
ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, उन्होंने कहा यहाँ तो घर घर लड़ाई होगी और हमें लाजमन सिक्योरिटी एहलकार चाहिए, जी जी सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन नामुमकिन है। जी जी। तो वो वफाक नहीं दे रहा, तो हल क्या है इसका, आप राय साहब? जर साहब, हाल तो इसका यही है कि इसे वक्ती तौर पे जब तक पाकिस्तान में हालात बेहतर होते हैं, इस पोजीशन में वफाक होता है कि सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। मेरा ख्याल है उस वक्त ये करवा लेने चाहिए इंतखाबात, क्योंकि ये बड़ा हसास खिता है और ये इस तरह के लड़ाई झगड़े या कोई अगर खून खराबा होता है तो उसका रियासत मुतम्मल नहीं हो सकती। बात ये राय साहब के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी मशरकी सरहद के ऊपर जो हमारी पाक फ़ौज के अजीम नौजवान मुजाहिद हमारे वहाँ पे हिफाजत की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, बुज़दिल और बेगैरत दुश्मन भारत के मुकाबले में, हिंदुस्तान के मुकाबले में, वहाँ से तो ज़ाहिर है कि वो फ़ौज हम मूव नहीं कर सकते हैं। जी जी। जो इस वक्त मगरबी बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान में मसाइल बने हुए हैं, वहाँ से भी फ़ौज मूव नहीं की जा सकती। जी जी। दो चक्की के दो पार्टों के दरमियान पाक फ़ौज इस वक्त फंसी हुई है। जी। और इस वक्त बलोचिस्तान की सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन 3 करोड़ से ज़ायद, उनकी जो मकानियत नहीं है, सर्दियां सर पे पहुंच चुकी हैं क्या, बल्कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और वबाई अमराज जो हैं वो फैल रहे हैं बड़े। जी हाँ, तो पाक फौज को आप कहाँ कहाँ पे उनको उलझाएंगे? तो ये दानिश और अक्ल का तकाजा ये है कि इन्हें जो है वो कुछ माह के लिए मौखर किया जाना चाहिए, जब हालात बेहतर हों तो करवाए जाने चाहिए। ये मेरी एक राय है और ये देखेंगे आप 1-2 दिन तक सूरत वाज़िया भी हो जाएगी। वैसे तो हुकूमत जो है वो भी, उनके जो बयानात आ रहे हैं वो हर सूरत में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अपोजिशन भी कहती है कि हर सूरत में इलेक्शन करवाएंगे। अभी तक जनाब चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान नहीं बोले। मुझे डर लग रहा है अगर वो बोले तो बड़ों का जो है वो, ये अंसारी साहब, ये जो है ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, उनके जो अख्तियारात हैं वो कम हों। और ये और वजीर और सिटिंग वजीर को, एक काउंसलर को फ़ोन करके मिन्नत करनी पड़े कि मेरे फलां वोटर का एक काम है, प्लीज़ काउंसलर साहब ये कर देना। ये एक बात भी है जो पब्लिक में डिस्कस होती है। हम क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए करते हैं, और उनके जो जज्बात हैं जो हमें मैसेज के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के जरिए जो मिलते हैं, हम उसकी अफसर सदोज़ई साहब जनाब वो रोज़ाना ही मैसेज करते हैं, उनका ख्याल है हमारा प्रोग्राम रोज़ाना होता है। वो भी अफसर सदोज़ई साहब और दिगर तमाम भाई हैं, वो बड़े कंसर्निंग हैं। और अंसार साहब, एक बात ये भी है कि आज़ाद इंग्लैंड से फ़्लाइटें आ चुकी हैं। मेरी इतलात के मुताबिक 27 से पहले बिल्कुल जहाज़ चौक हुए हैं। जी जी। यानी कि लोग जो हैं मीरपुर डिवीजन से, जो लोग बरतानिया में रहते हैं, वो तो जहाज भर के आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मैं अभी राजा शमस साहब जो हैं उनके रिश्तेदारों को देख के हैरान परेशान रह गया कि सारे के सारे लोग पहुंच चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर के अवाम और वकला अंसार साहब किसी सूरत नहीं चाहते कि इलेक्शन जो हैं वो मौखर हों या आगे जाएँ। तो ये भी एक बड़ा खदशा है कि अवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल जो है और वकला की तरफ से। अच्छा, ये बताएं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, ये जो मुतहदा अपोजिशन है, जी जी, इनको क्या इशू है कि ये कहते हैं निजी मरहलावार नहीं होने चाहिए? इन्हें इनका जो है वो खुद जायज़ है क्या? उनके खुद वो बताएंगे। उनके तफजात खदशात ये हैं कि क्योंकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया जो है और पुलिस जो है, ये उनका ख्याल है अपोजिशन का कि राजा साहब वफाकी हुकूमत उनकी है ना? जी, वफाकी हुकूमत उनकी है। इलेक्शन यहाँ आज़ाद कश्मीर पुलिस ने करवाने हैं, तो पुलिस जो है, पुलिस के IGP कहाँ से आते हैं? जी, वो तो IGP साहब तो जो है ना वो वफाक से आते हैं, लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी कहाँ से आते हैं? वो भी जो है वो वफाक से आते हैं। लेकिन यहाँ जो एहलकार हैं या दिगर जो ब्यूरोक्रेसी है वो, हाँ, वो जो आज़ाद कश्मीर से उनका तल्लक है, जिन्होंने मौके पे मीरपुर में तो मैं देख रहा हूँ रायसा माहौल बना हुआ है, मुजफ्फराबाद भी, कोटली भी, तमाम इजला की रिपोर्ट मैंने ली है। काउंसलर तो जनाब अन्नेवा करके इस वक्त अपनी कैंपेन चला रहे हैं। ये अंसार साहब ज़िला कोटली की एक यूनियन काउंसिल दमाल है, वहाँ पे 2 दिन पहले का वाक़या कि वहाँ पे एक उम्मीदवार जो हैं वो निकले थे अपने कैंपेन के लिए, तो उनकी जो गाड़ी है और उनके जो साथ उनके रुफ़क़ा थे उन पे फायरिंग हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। फिर इसी तरह जो वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद साहब, उनका रास्ता रोकने की भी इतला है। तो इस तरह के हालात, अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो अगर इलेक्शन वाले दिन माकूल सिक्योरिटी जो है उसके बगैर ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। और ये बुनियादी तौर पर जो है ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का काम है कि वो इसका इंतज़ाम और इंतज़ाम करे।
और इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट एक सवाल का जवाब दें। बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अगर बड़ा फैसला यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की तैनाती का फैसला एक आध दिन में हो जाता है, जी। तो सुनने में आ रहा है कि उसके बाद पाकिस्तान में जितनी ये जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है या पॉलिटिकल शोरश है, सियासी शोरश है, ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद शायद वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी एहलकार मुहैया कर दे। जी। लेकिन अंसार साहब, ये उम्मीद है कि 25 तारीख तक जो है ना ये मामला जो है ये मैं समझता हूँ कि ये कोई डिस्कस करने वाला मामला नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है। ये इसे इतना ज़्यादा इसे इशू बनाना और दुनिया के सामने सियासत की नज़र करना ये मुनासिब बरकत इशू है ही नहीं है ये सिरे से, जिसे जो है वो बनाया जा रहा है। तो 26 तारीख को लॉन्ग मार्च है, उसमें इतलात हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं और इनके जो वज़रा हैं ये भी उसमें शरीक होने जा रहे हैं और 27 को इलेक्शन भी हैं यहाँ पे। चलें, अल्लाह करे कि अब ये तीसरी मरतबा जो शेड्यूल चेंज हुआ है कि 27 को मुज़फ़्फ़राबाद, 3 तारीख को पुंछ डिवीज़न और 8 तारीख को मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात करवाने की डिवीज़न वाइज जो प्लान बी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अल्लाह करे ये भी हो जाएं। चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज के मौजू बल्दियाती इंतखाबात, तीसरी मरतबा शेड्यूल की तब्दीली, इस हवाले से उनकी क्या राय है। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि बहुत बड़ी शख्सियत जनाब चौधरी तारिक फ़ारूक साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर चैप्टर के। जनाब चौधरी तारिक फ़ारूक साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन को एक अजीबो गरीब सी चीज़ बना दिया है, आप इस पे क्या कहते हैं? ये हुकूमत संजीदा है भी या खेल रही है पब्लिक के जज्बात के साथ? बल्दियाती इंतखाबात जो है वो बड़ा पिवटल रोल अदा करते हैं, बुनियादी रोल अदा करते हैं किसी भी मुल्क की जो सियासी तौर फिक्र है और जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाने में जो आवाम की निचली सतह पे आ रहा है इसमें शामिल होती है, जो अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ करते हैं। पिछले 31 साल में सारी पार्टियों से मिसाल हुआ या गफलत हुई या उसकी जानब से तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से एक बड़ी नर्सरी जो है वो बड़ी खेत जो है नौजवानों की, जो कॉलेज इलेक्शन से और असेंबली इलेक्शन से सारी बल्दियाती इलेक्शन से आनी चाहिए थी फील्ड में, वो नहीं आ सकी और हमारी यूथ जो है वो मोस्टली डिट्रैक्ट हुई, फ्रस्ट्रेट हुई, जिसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़े और निज़ाम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सका उतना। अलकायत और बरादरीज़म और ग्रुप्स जो है उनकी पॉलिटिक्स होती रही हमारी यूनिवर्सिटीज में भी और हमारे मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर और आज़ाद कश्मीर भर में, पाकिस्तान सारे में ये रिवाज रहा। जो आप बात पूछ रहे हैं वो उस बारे में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल आइन का हमारा 373 उसका सब आर्टिकल 7 है जो इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाता है और उसे कहता है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना और पुरअमन इलेक्शन जो है उसका इनकाद करवाए। बदकिस्मती से जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद किसी मेयार के ऊपर नहीं लाएंगे, इसी वजह से दाम ही है दाम और बेयकीनियत कंफ्यूजन पाया जाता है। हुकूमत जो है वो आइन के तहत जो है वो जब इंतखाबात अनाउंस हो जाए तो वो तमाम के तमाम जो काम है वो रोक देती है, तरक्याती जो नए काम है और मुदाखलत नहीं करती। हमारे यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खुल के बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म खुद डिक्टेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, हमारे यहाँ तो अभी तक जो है वो क्रिटिसाइज है, चाहे वो पुलिस के अफसरान है, इंतजामिया के अफसरान है। और ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पिछले जनरल इलेक्शन में भी बहुत नाकाम हो गया था। एक आध बंदा था जो कानून को जानता था थोड़ा बहुत, वो भी किसी मकसद का शिकार हो गया। अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई बेयकीनी की है और मुझे तो रहम आता है इस इलेक्शन कमीशन के दो अरकान के ऊपर के ये इस बराबर में अपने आप को किस मुश्किल में डाले हुए। इन हालात में लोगों का जान और माल और उनकी हिफाजत आज़ाद कश्मीर का आइन इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए कि वो पुलिस से बचाए
वज़ीर आज़म का ये कहना है कि हमारी सोसाइटी बड़ी सिविलाइज्ड है, हमारी सोसाइटी बड़ी जो है वो बहुत अच्छी है और लोग जानते हैं अच्छा बुरा। तो ये जो पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में और उस पिछले इलेक्शन में जितनी कत्ल वारत हुई है, किस सोसाइटी की गवाही करती है। वो तो खैर ऊपर से आया है और खटोले से, उनको तो इल्म नहीं पता पे क्या होता है। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो सियासी आदमी ना तो पोलिटिकल आने वाले और ना ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था। फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस देना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद आर्टिस्ट किए थे, जब उन्होंने खुद आर्टिस्ट किए तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने में भी और खास को पुरान बनाने में भी सुप्रीम कोर्ट का किरदार होना चाहिए। उन्होंने आइन और कानून से हट के कौमी मफाद में कुछ फैसले किए इस इलेक्शन के हवाले से। अगर किए हैं तो फिर उनको बात तकनीक तक पहुंचाना चाहिए था। अब तो ये जो खुद तकसीम कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कौम को मुख्तलिफ ग्रेड के अंदर, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस जनरल इलेक्शन में आर्मी और रेंजर्स की मौजूदगी में कत्ल वारत होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। हालांकि उस इलेक्शन में इतने लोग शायद किसी सतह पे इन्वॉल्व नहीं होते। ये तो बहुत हर घर का इलेक्शन है, हर गाँव का इलेक्शन है, हर मोहल्ले का इलेक्शन है। तो उसमें इस तरह की जो सूरत हाल है और इतनी बेयकीनी की कैफियत और इतना बेरहम जो खेल खेलना चाहती है हुकूमत और जिस तरीके से वो इसको डिक्टेट करती है इलेक्शन कमीशन को, ये बहुत ही शर्मनाक है। जनाब चौधरी तारिक फारूक साहब, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक अजीबोगरीब किस्म की गेम भी खेली जा रही है कि वफाकी हुकूमत के ऊपर मलबा जो है वो फेंका जा रहा है कि देखें जी वो हमें सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान में मुमलिकत खुदादाद रियासत पाकिस्तान में जो सियासी बेयकीनी या सियासी खरफशार है उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत नहीं है। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान की मसला फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला है, उसको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक गिरोह जो है पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं रखता, उसको ताकतवर बना के पेश किया जा रहा है। मीडिया का भी बड़ा रोल है, जुडिशरी का भी बड़ा रोल है और भी कुछ इसके अवामिल हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन सारी दुनिया को इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत है। सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी एक पोजीशन है, एक जंग जदल की सी कैफियत है। इन हालात में आज़ाद कश्मीर में नवंबर के महीने में ये इलेक्शन का इनेकाद, और जहाँ तक हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पुलिस है, उसमें तो कैपेसिटी नहीं है उनकी, तो इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं है। उनको तो सियासी बना के रखा गया है, उनको तो इलाकों में तकसीम किया गया, उनको तो पार्टियों में तकसीम किया गया है। हर हुकूमत अपनी अपनी मर्जी के मकामी अफसर तैनात करती है ताकि उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए। तो ये इलेक्शन जो है वो उनमें संजीदगी नहीं दिखाएगी किसी भी आईनी अदारे की जानब से, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात। आईनी अदारे आज़ाद कश्मीर में कौन कौन से हैं? एक हमारी असेंबली है, एक हमारी अदलिया है, एक हमारा इलेक्शन कमीशन है, एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप किसी एक अदारे की जानब से भी संजीदगी को मुझे बता दें तो मैं सबमिट करूंगा सबके सामने अपने आप को। तो ये बड़ा अलमिया है, ये एक क्रेडिट के चक्कर में एक दूसरे से जब तो गिरेदा है और कभी अपोजिशन को इल्जाम देते हैं, कभी आप देखें ना एक फराज जारी की इलेक्शन कमीशन है तो उसने कहा जी कि अपोजिशन की जवाब पे हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान से सिक्योरिटी मांगे। तो ये हमारा काम नहीं है, दिस इज योर जॉब, बैड वर्क्स मैन गॉल्स विद हिज ट्रूथ। और ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में तो ये जो दो बाबे बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, उनको तो बाहर मुस्तफी हो जाना चाहिए था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना हुकूमत को पाबंदी कर सकते हैं, ना आइन की पाबंदी कर सकते हैं, ना हुकूमत पाकिस्तान से खतर मुताबिक कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन में सूबाई जो इलेक्शन कमीशन है और पाकिस्तान का मरकजी जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करता है। हर इलेक्शन में पाकिस्तान की अफवाज और रेंजर्स और पाकिस्तान की हुकूमत फैसिलिटेट करती है और उसका वो मुआवजा लेते हैं और मिलना भी चाहिए उनको। इनको सारे फंड हुकूमत में प्रोवाइड कर दिए, जब प्रोवाइड कर दिए तो उसके बाद फिर तनवीर और रियासत की मौसम का इनको सिलसिला नहीं बनना चाहिए था और इस तरीके से जो है वो तकसीम नहीं करनी चाहिए। अब तो तकसीम का अमल इन्होंने शुरू कर दिया है पार्टी ने। पहले साउथ और नॉर्थ का मसला था, एक हुकूमत ने आके ये शुरू किया, अब ये आ गया, इन्होंने नाम कह दिया डिवीजन वाइज पॉलिटिक्स होगी। कल इन्होंने कहना है जी सब डिवीजन वाइज पॉलिटिक्स होगी। ये किधर ले जा रहे हैं इस मुल्क को?
अदा कर रहे हैं। जो खून खराबा जिसे नजर आ रहा है इस इलेक्शन में, उसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ये बूढ़े कंधे जो है उनके ऊपर और फिर ये तनवीर इलियास साहब के ऊपर होगी, जिनको बड़ा शौक है कि मैं इलेक्शन जीत के दाखिली के जरिए जो है वो बहुत बड़ा तीसमार खान बन जाऊंगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है आजाद कश्मीर में। सिकंदर साहब बहुत बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने बलदियाती इलेक्शन करवाए तो उनके खिलाफ तहरीक करी और उनको माजी का पता नहीं है। आजाद कश्मीर के लोग हैं वो ठीक है, बादशाह है, लेकिन यहाँ पर जंग जदल भी होता है, लड़ाई भी होती है, तलखी भी होती है, खराबी भी होती है, लोग पुरअमन भी रहते हैं बादशाह। लेकिन इस तरीके से जो असेसमेंट करना, DSP कह रहा है, IG कह रहा है इलेक्शन मुमकिन नहीं, बाकी लोग जो है कमिश्नर कह रहे हैं, DIG कह रहे हैं इलेक्शन मुमकिन नहीं, हमें सिक्योरिटी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। तो एक तीस मार का बैठा हुआ अपनी मूछों में ताव दे तो वो कहता है जिसे मैं इलेक्शन मैंने हाथ शुरू करवाने कितना बड़ा हाल नहीं है। और फिर जो मीडिया है वो कहता है कि इसने पिछाड़ दिया अपोजिशन को, तो क्या पिछाड़ दिया? धांधली करना कोई बहुत बड़े एजाज की बात है। जनाब चौधरी तारक फारूक साहब, अब हम सुन रहे हैं कि आज या कल जॉइंट जो अपोजिशन है, यूनाइटेड अपोजिशन जो है, मुत्तहिदा अपोजिशन, उन्होंने लाया अमल अपना देना है और कॉल देनी है एहतजाज की या बायकॉट की। इस हवाले से जनाब चौधरी तारक फारूक साहब, चूँकि आप लीडिंग लीडर्स में से हैं, इस हवाले से क्या खबर देंगे आप? हमारे जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो संडे के हद तक है। बाहर हमारी पोलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी सोच और फिक्र है और वो उसी के मुताबिक हमने टिकट तकसीम किया। हमारा बाहर कोई बात नहीं है असेंबली से बाहर। ये चूंकि एक अहम मामला है और कश्मीर के असेंबली को उसमें किरदार अदा करना चाहिए और अपोजिशन को भी किरदार अदा करना चाहिए। इतनी सियासी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी, इनको भी किरदार अदा करना चाहिए। इलेक्शन हम हर सूरत लड़ेंगे, हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हमारा शदीद प्रोटेस्ट होगा, हम शदीद शायद इसके ऊपर एहतजाज करें, एहतजाज की साल है, लेकिन जो है वो इलेक्शन में हर सूरत जो है उसका देंगे, खुली छुट्टी नहीं देंगे। इनका तो इरादा है जनाब तनवीर इलियास साहब का मोहतरम कहते हैं ये बाइकआउट कर दें और मैं या वो खुला करूँ, जिन्हें मर्जी चाहूँगा, जो चाह मर्जी करूँगा। वो देखें बाहर में जाते हैं, बुलाते हैं लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्टेट करते हैं कि मेरे ये उम्मीदवार हैं, इनको जितवाना है। मीर पर में जाते हैं तो इजलास करते हैं तो कहते हैं कि मेरे ये उम्मीदवार है, इनको जितवाना है, फिर फंड्स वो तकसीम करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को वो जीते की नोक के ऊपर रखते हैं। सरदार किंग साहब जब इलेक्शन हो रहा था अल्लाह ने महसूस सुना है तो उन्होंने अपने सारे इख्तियारात DSP को दे दिए, फारूक अहमद साहब ने दे दिए, सिकंदर साहब ने दे दिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये तो जो है ना वो तो कहते हैं कि मैं ही कुल्ली इख्तियार का मालिक हूँ, तो वो तो अल्लाह ताला की बात है, उनको भी पता चल जाएगा थोड़े देर के बाद। लेकिन चूंकि रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, तो इनका मामला ऐसे ही है। तो अगर इलेक्शन में, डिविजनल सतह के इलेक्शन में खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कत्लो गारतगरी हुई, तो ये FIR किसके खिलाफ कटेगी फिर? लेकिन पहली तो बात है ये सरम शरीन दाखिली है कि जब आप एक डिवीजन में ले लें, इंतखाबात करवा लें, फिर तो उसका असर जो है दूसरे ऊपर पड़ता है, फिर तीसरे के ऊपर पड़ता है, और ये इंतजामिया इनकी रखेल है। आप मुझे बेहतर जानते हैं, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मकामी अफसर जो है पुलिस की उतनी पुलिसिंग है नहीं है, उनको अभी तक समझ ही नहीं आई कि पुलिसिंग किसको कहते हैं। चांद एक अफसर है जो शायद मुस्तस्ना हो इससे। तो ये इन हालात में ये इलेक्शन कैसे मुमकिन हो पाएगा होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ये PTI के अंदर एक ग्रुप है जो चाहता है कि ये जो है ना फंदा ये तनवीर इलियास के गले में पड़े और वो उसको डालना चाहिए। तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स है और कुछ जो है वो इसके गले में डालना चाहते हैं कि FIR इसी के खिलाफ रजिस्टर होंगी और इलेक्शन कमीशन के जो उनका जो बूढ़े कंधे हैं उनके ऊपर जो है वो ये मुझे तो फारूक अहमद साहब के ऊपर जो है वो रश्क आता है। तो उन्होंने ये जो लोग तलाश करके लाए थे, ये कौन से जो है वो म्यूजियम से उठा के इनको लेके आए जिनके ऊपर जो चाहे मर्जी सवार हो जाए। बड़ा आदमी है। बिल्कुल सही जनाब चौधरी तारक फारूक साहब, यहाँ पर राजा हबीबुल्लाह खान फ्रॉम डेली जंग एंड जियो न्यूज सीनियर तजियाकार आपसे सवाल करेंगे। चौधरी साहब, अली सोल्जर रावलाकोट से समाजी रहनुमा सरदार अफसर सदुदई ने आपसे सवाल किया है कि क्या वजह है कि गुज़श्ता 31 साल से आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात एक मुहिमा बने हुए हैं? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक दफा जब कैंसिल हुआ तो उस वक्त तो लोगों ने
आपने कागजात दाखिल करवाए हुए थे, उसके बाद जो है किसी ने संजीदगी से नहीं लिया और जनरल इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फंसे नहीं, और ये उनका सब पॉलिटिकल पार्टी का कसूर है जो जो इक़्तिदार में रही या जिन्होंने मिल बैठ के फैसले करने थे या जो अपोजिशन में रही उन्होंने मिल बैठ के फैसला करना था कि निचले से निचली सतह से नर्सरी अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें तो हम सभी जिम्मेदार हैं, कोई अकेला अपने आप को अलग नहीं कर सकता। सारी पॉलिटिकल पार्टी की यही पोजिशन है जो कॉलेज यूनियन के इलेक्शन नहीं करवा सकी और फिर बलदाती इलेक्शन नहीं करवा सके। तो ये तो जिस तरह एक मकान की बुनियाद होती है, इसी तरह किसी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद जो है वो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, ये कौंसल के इलेक्शन है, और इनसे इनराब जिन्होंने किया उन्होंने तो पूरा वो खुद जिम्मेदार है तबाही और बर्बादी के, और हम सब इसमें शामिल हैं। जनाब चौधरी तारिक फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई कीमती वक्त दिया, रहनुमाई की हमारी, बहुत मेहरबानी सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब ने बहुत स्ट्रेट, बड़े ही नफीस अंदाज में बातें चंद कर दी हैं, क्या कहते हैं आप? जी अंसार साहब, चौधरी तारिक फारूक साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनकी हालात पे निगाह है और इन्होंने अपना जो एक मौक़िफ़ है और जो हालात हैं उस पे इनका जो बड़ी तफसील के साथ इन्होंने बात की है। तो इसी तरह दीगर जो सियासी जमातें हैं, इलेक्शन कमीशन है, उनका भी रद्द अमल सामने आने के बाद जो है वो हमारे सुनने वाले ही बेहतर इस हवाले से जो है वो कोई राय कायम कर सकते हैं। FM 101 जो है वो हमेशा उसकी ये कोशिश होती है कि वो जो करंट अफेयर पे जो हालात हैं वो अपने सुनने वालों को जो है उनसे आगाह करें। जी चलते हैं जनाब, अब हम अपने अगले मेहमान की जानिब। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे। आज का हमारा मौजू बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल में तीसरी मरतबा तब्दीली, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया साहब ने। सुलहरिया साहब, माशाल्लाह आप तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हर सूरत में बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, तो ताज़ा स्टेटस क्या है सर? जनाब इंशाल्लाह 27 नवंबर को मुसलमान टीम के इलेक्शन होंगे, 27 नवंबर को। बाकी दूसरे एक 3 दिसंबर को है और एक 8 दिसंबर को, तो 3 में कर रहे हैं उसमें। तो इसमें जो सिक्योरिटी है ये हम अपने अंदरूनी वसाइल कश्मीर के इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? ज़ाहिर है जी, नहीं देखें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था हुकूमत ने। गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव जारी कर दिया 20 तारीख को दिया उनको, अपने तमाम IG को, DIG को, आप भी 27 को इलेक्शन करवाएं। अब हमारे तो नफरी सारी 4-5 हज़ार है, पूरी हो सकती नहीं, इलेक्शन हो नहीं सकते। ये कुल 12 सेशन बनते हैं, 5373 है और नफरी हमारे पास जनाब 4,500। उसने फिर मैंने हमें फैसला किया कि भाई इसको बाईपास करते हैं। जैसे पहली थी आयत सुप्रीम कोर्ट की 3 फेज में कराएं, अब 3 फेज में भी हमारी नफरी पूरी नहीं है, लेकिन बावजूद कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या करें फिर। तो ये जो अमन कमेटियां बना रहे हैं ये क्या कानून में मौजूद है सर? भाई अमन कमेटी इसके नाम बदल नहीं है, इसका सिक्योरिटी का। अमन कमेटियां वो होती हैं और DC साहबान को इख्तियार बनाने के वो होती हैं जनाब के वो इलेक्शन के बाद कोई झगड़ा पैदा होता है तो बरादरी में बैठ के थोड़ा तस्वीर कर रही है। आपको पता है मीरपुर में पिछले दिनों मुहर्रम में कितना बड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उसका, समाल शरीफ में। जी आर्मी भी आई थी, लेकिन बिलाखिर मामला तय हुए, अफवाह तफहीम से मामला तय हो गए, अमन रहा। ये बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो जनाब चीफ इलेक्शन ये इसलिए उसको नहीं है सिक्योरिटी का क्या कहते हैं ही नहीं कमेटियां इलेक्शन के बाद या उसके पहले छोटी बड़ी मामला होते हैं वो तो अपना पुलिस में तो होगी, पुलिस होगी तो सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हम देख रहे हैं कि बाज़ सियासी जमातें जो हैं वो हदफ तनकीद बना रही हैं सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म साहब को, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, और बाज़ लोग जो हैं वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप सख्ती का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सख्ती का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे हैं सर? या तो बताओ ना कि कश्मीर गवर्नमेंट के पास इतनी नफरी अवेलेबल है, वो नहीं दे रहे, तो फिर तो हमारे इख्तियार में कुछ हम कर सकते हैं।
जो उनके पास है वो तो हमने उसको हम भी कहते हम ले सकते हैं। आप पाकिस्तान से नौकरी हासिल करना वो CRPC में है कि गवर्नमेंट अप्लाई करिए फेडरल गवर्नमेंट को, और उसकी रोशनी में जनाब फेडरल गवर्नमेंट में जा सकती है गवर्नमेंट, हम जा सकते हैं। तो क्या काम है आप सुने तो क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, इनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है आपको? नहीं साहब, वो भी खिलाफ है, कोई सपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं जनाब एक स्टेज पे कराएं, भाई कैसे कराएं ये नहीं को पता था। ये सब जो एतराज कर रहे हैं ना, उनसे पूछे जनाब कि हमको हाल बताएं। मतलब सिक्योरिटी फ्राहम करना तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी। मैं कह रहा हूँ ना, अब उन्होंने सिर्फ ये किया है। कल हमारी मीटिंग थी उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और आईजी के साथ 11:30 बजे शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था 4 बजे हम आपको जनाब इसका जवाब देंगे। 4 बजे उनका एक लेटर आ गया जनाब के जो परमिशन ने कहा डायरेक्ट जारी किया है उस अमल किया जाए। और डायरेक्टर क्या है कि इलेक्शन करवाएं, सिक्योरिटी कहाँ है, कोई जिक्र ही नहीं सर। ये तो तब हमने जाकर 5 फैसला किया भाई ये मसला क्या करें। आपने तो बहुत दानिशमंदाना फैसला किया कि दस्तयाब वसाइल के अंदर तो मेरा ख्याल है शायद इससे बेहतर फैसला कोई नहीं हो सकता। तो अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के भी जिम्मेदार इदारे हमारा ये प्रोग्राम सुन के मिनट्स बनाते हैं, डायरेक्टिव देते हैं। आपकी जो राय है मैं चाहूँगा कि शामिल हो। अगर लेट से 25 तारीख को 26 तारीख को सिक्योरिटी फ्राहम करने का हुकूमत, वफाकी हुकूमत आप फैसला कर लेती है, तो क्या एट द 11th आवर ये पॉसिबल होगा कि आप तीनों डिवीजन में फिर इलेक्शन का कह दें कि 27 को ही हो सकते हैं? ना जो हमने नहीं, अब वो हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। 25 से पहले हो जाए तो फिर ठीक है, क्योंकि 25 को तो ले जाएंगे ना हम थाले जी, 26 को जो ना बैग, उससे पहले हो जाए तो हमें तो लिखा हुआ है नए शेड्यूल में लिखा हुआ है अगर सिक्योरिटी अवेलेबल हो सकती है हो जाए तो ये 27 हो सकते हैं। 25 से पहले ये लिखा है 25 से पहले अगर मिलती है सिक्योरिटी तो हम कर देंगे जी। यहाँ पे राजा बीबुल्ला खान साहब आपसे सवाल करेंगे, रोजनामा जंग और जियो न्यूज से जनाब सुलरिया साहब। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने जो है वो अलकाबंदियाँ भी कर दी, वोटर्स जो हैं लिस्टें भी जो है वो फाइनल होगी, रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी तैनाती होगी, बैलेट पेपर्स भी छप गए। इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद का मुस्तक है कि आपके ज़ुम्मे जो जिम्मेदारी थी आपने तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज़िला कोटली के अंदर जो है यूनियन कौंसल दमाल में एक जगह फायरिंग हुई है। इसी तरह चौधरी रशीद साहब हैं वज़ीर हुकूमत, उनका रास्ता रोका गया है। अगर कल कलां कोई सिक्योरिटी का इशू पैदा होता है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? राजा पहली बात तो यह है कि बैलेट पेपर भी RO साहबान के पास पहुंच चुके हैं प्रिंट होकर। अब सिर्फ जाने हैं, मौके पे जाने हैं, पोलिंग के लिए जाना है। एक तो ये मसला है कि ये हो गया, हमारा काम सारा पूरा हो गया। सिक्योरिटी का फराहम करना था गवर्नमेंट ने करना है, अब भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर कोई बेशक होता है, हमारे पास जो दस्तियाब वसाइल थे उसकी रोशनी में हमने एक डिवीजन वाइज किया हुआ है और ये भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है। पहले थी 3 फेज में करें, अब भी उनकी यही है। हमने उनसे भी रब्ता करके बताया और ऑन बोर्ड है, तो हमने ये 3 फेज में किया। अब सिक्योरिटी के ज्यादा मामलात हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट अब भी हमने उस पर लिखा हुआ है अगर मैं फॉर्म कर देते हैं तो हम एक फेज पे कराने की हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं वो भी। लेकिन अगर नहीं करते तो फिर जो सिक्योरिटी है उसको करेंगे। जो बंदा वहाँ पे गड़बड़ करेगा वो तो कार्रवाई तो उसका होगी नहीं। कर रहे हैं कि लोग ना करें। जी राजा बीबुल्ला खान साहब क्या कहते हैं? सुलरिया साहब ने बात कर दी जो करनी थी कि सिक्योरिटी फराहम करना तो हुकूमत का काम है। जी अंसार साहब, और प्राइवेट किराए की सिक्योरिटी ले नहीं सकते। देखें जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये जज के अहदे से जो हैं वो रिटायर्ड हुए हैं, ये कानून को अच्छी तरह से जानते हैं और इन्होंने जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए हैं और पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यहाँ पे जो एक इशू है वो सिक्योरिटी का इशू पैदा होता है और अमन व अमान का मामला है जो कि हुकूमत से मुतल्लक है। और हुकूमत और अपोजिशन जो हैं कोई भी ये ज़िम्मेदारी जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग जो है वो की जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो अकायक हैं और जो कानून कायदे के मुताबिक तरीक़ाकार और जो इन्होंने अपील की है कि अवाम से कि वो पुरअमन रहें, हमारी भी लोगों से यही गुजारिश है कि ये जिस तरह के आज़ाद कश्मीर के अवाम चाहते हैं ये बिल्कुल इंतखाबात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है, इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है और कोशिश करें कि जो है ये इलेक्शन अंसार साहब एक दिन होता है।
और फिर हमें सारी ज़िंदगी जितनी अल्लाह ने हमें सांसें अता की हैं हमने इकट्ठे रहना होता है। तो ये इलेक्शन की वजह से लड़ाई झगड़ा करना या नाराज़गियाँ करनियाँ या अमन अमान का मसला बनाना, मैं समझता हूँ ये किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। तो इसमें जो हमारी जो कानून पर अमल दरामद करने वाले जो अदारे हैं या फोर्सेस हैं उन्हें भी चाहिए कि मुमकिन तौर पर जो है वो अमन अमान कायम रखने की पूरी मुझे इतना पता लग गया है अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब 27 नवंबर को मुजफ्फराबाद, 3 दिसंबर को पुंछ और 8 दिसंबर को मीरपुर में इलेक्शन करवा कर ही दम लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही उनके इरादे से लगता है। और सुप्रीम कोर्ट इस पे खुश होगी मेरा ख्याल। यकीनन उनकी हिदायत पे ये हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक जो है और कानून के एहतराम में और कानून के तकाजे के मुताबिक ये सारा इकदाम उठा रहे हैं। जी चलते हैं जी अगले मेहमान की जानिब। जी सामीन, इस वक्त हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर और सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क जम्मू कश्मीर डिजिटल के सरबराह जनाब आमिर महबूब साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि इस वक्त बहुत ही समझिए कि पल्स पे हाथ रखे हुए हैं और आपके तजज़िये पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर महबूब साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, अब्दुल रशीद सुलेरिया साहब और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर तारिक फ़ारूक साहब भी हैं। सर, ये बल्दियाती इलेक्शन अब 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से लोगों का जो हक़ हुक्मरानी है वो मुतासर हुआ था और ग्रास रूट लेवल तक जो अख्तियारात हैं उसकी मुंतकली का अमल भी रुका हुआ था। और आज़ाद कश्मीर में जो नई सियासी लाट तैयार होनी थी, सियासी कारकुनों की जो नई लाट तैयार होनी थी वो भी रुकी हुई थी। लेकिन अब इशू ये है कि जिस भोंडे अंदाज से आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात कराने की कोशिश की गई है, या जिस तरह आप ये समझें कि हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की नैली जो है वो सामने आई है, वो बड़ी ही अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल। देखिए, आज़ाद कश्मीर में एक तो इलेक्शन जो है वो बहुत तवील अरसे के बाद हुए हैं। दूसरी ये बात है, आज़ाद कश्मीर में हमेशा से इंतखाबात जो है वो फौज और रेंजर्स की निगरानी में होते रहे हैं। इस बार इस इलेक्शन को इन्होंने जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली इंतखाबात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, इसका जो क्रेडिट है वो ना सियासी इशराफिया को जाता है ना इलेक्शन कमिश्नर साहब को जाता है। बेसिकली इंतखाबात का सारा क्रेडिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जिन्होंने स्टैंड लेके ये इंतखाबात कराए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप कोई इस अंदाज से इंतखाबात कराएं कि जैसे कोई गाड़ी जो है वो पहाड़ी इलाके में ब्रेक के बगैर ले जाए, या ऐसे भी नहीं कराया जा सकता कि किसी मकसद निहत्तब आदमी जिसको तैरने का अंदाज ना हो तो उसे पानी में उतार दिया जाए। ये बहुत सेंसिटिव इशू था। आज़ाद कश्मीर में जो है वो 29.5 लाख के करीब वोटर थे और ये जो पल्स हैं लोगों की वो बहुत हाई थी। लोगों की तवक्कुआत और वो थी कि जो बड़े ही वो होंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि आज इंतखाबात को 5 दिन रह गए हैं, जिस वक्त आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। आज तक लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में होंगे भी या नहीं होंगे। कल तक तो बिल्कुल ही नहीं था। आज थोड़ा बहुत ये हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह ऐलान किया कि इसे मरहला वाइज करेंगे। जब पहले ही एक इंतखाब के हवाले से, जब 29 अक्टूबर को पहली बार इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इनकार किया था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि वो तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को बुलाएं या सियासी जमातों के नुमाइंदगान को बुलाएं और उनसे पूछें कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और हमने इस तरह इंतखाबात कराने हैं तो कैसे कराने हैं, आप कैसे तावन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ड्रामा रचाया गया जी कि अमन कमेटियां बना ली जाएं। अमन कमेटियों से जब पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी, तहरीक लबैक, सारे लोग अलग हो गए, तो इन डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया ने ये किया कि खुद ही अपने पास से यूनियन काउंसिल की जो डिटेल थी उससे एक वो बना के उन्होंने बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इंतखाबात करवा लेते हैं रिटायर्ड फौजी अफसरान से। आज़ाद कश्मीर बारे में डेटा इकट्ठा किया गया, हंगामी बुनियादों पर पता लगा 1300 सरकारी
पुलिस एहलकार रिटायर्ड है, और उसमें से भी कई ऐसे हैं जिनकी उम्र है 70 साल से ज्यादा है। एक तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो उम्र रिटायर होकर घर होने की होती है उस वक्त आपको अहम तरीन ओहदे दे दिए जाते हैं और उस वक्त आपके ऊपर कौम की जिम्मेदारियां डाली जाती हैं जिस वक्त वो पोजीशन काम करने की नहीं होती। तो ये बड़ी बदकिस्मती रही। और आखिर में जब ये बात तय थी कि जी डिविजनल वाइज जो इंतखाबात हैं उसको ना सिर्फ अपोजिशन की जमातें मुस्तरद कर चुकी थी, ना बल्कि हुकूमत भी मुस्तरद कर चुकी थी। तनवीर इलियास साहब ने भी खत के जरिए किया। कल भी एक बहुत माकूल बात चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने की कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कोई ऐलान कर दिया जाए। उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जल्दी में ऐलान कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि 700 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 253 हसास तरीन है मुजफ्फराबाद में। हसास तरीन का होता है जहाँ पे तय होता है कि लड़ाई होनी है। अब अगर ये 700 इलेक्शन कमिश्नर में वो लोग हैं तो फिर आप ये देखें कि 700 में अगर 500 भी हो तो इन 700 पोलिंग स्टेशनों के लिए आपको 5000 जो है वो 3500 4000 की नफरी चाहिए। आपको पूरे आज़ाद कश्मीर में 4000 की फोर्स है और वो भी जानबदार फोर्स है। आप ये देखें ना कि जिस एसपी को हुकूमत और वज़ीर आज़म ने लगाना हो, जिस एसएचओ को आगे एसपी ने लगाना हो, तो वो कैसे हुक्मदूली कर सकता है अपने डिसिप्लिन फोर्स की। वैसे भी फोर्सेस का ये होता है, वो ये नहीं देखते कि ये जो हुक्म है ये गलत है या दुरुस्त है। फोर्स के डिसिप्लिन फोर्स में वो हुक्म मानना जो है वो उसकी अहमियत होती है। तो ऐसे हालात में ये जो इलेक्शन 27 को कराने जा रहे हैं, एक तो ये बात है कि इसकी कोई ऐसा सच इतनी जरूरत नहीं थी कि जी ये 27 को ही हो। ये इलेक्शन अगर 31 साल रुके थे तो एक आध महीना जब इमरान खान साहब गुज़ार आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में जो ये एक पहुंचाल है, ये एक तकर्री के इर्द गिर्द है जिसका ख्याल किया जा रहा है कि 29 तारीख तक वो हर सूरत खत्म हो जाएगी। ये तो तवक्को की जा रही थी कि आगे 10-15 दिनों में हालात जो हैं वो पाकिस्तान के भी ठीक होते और आज़ाद कश्मीर को फोर्सेस भी मुयस्सर होती। देखें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फोर्सेस देने से इनकार नहीं कर सकती। हुकूमत पाकिस्तान को फोर्सेस देने के लिए जो नासाजगार हालात हैं उसके ऊपर कायल करने की माइल करने की जरूरत थी। और अगर पाकिस्तान की फोर्सेस स्पेयर हों और रेंजर्स स्पेयर हों तो वो ये तो नहीं कहते कि आज़ाद कश्मीर में हम इंतखाबात के लिए नहीं देंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान के सियासी हालात का बहाना बना के इनके मौके, और ये बात इन्हें कोई ये नहीं कि इन्हें नहीं पता थी, इन्हें पता था। और ये सारे जो है लोग पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन वाले भी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि जी इसका हम क्रेडिट ले ले, पता नहीं क़यामत आ जाएगी उसके बाद। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक मुनासिब फैसला नहीं है। इंतखाबात जो हैं अगर हो भी जाएं तो इन इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जो आज़ाद कश्मीर पुलिस की निगरानी में होंगे। एक ऐसे इंतखाबात जो हैं वो जिनके ऊपर अगर देखा जाए कि जी तमाम सियासी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हैं और हुकूमत जो है उस सिस्टम पे अदम एतमाद कर चुकी है, तो इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इंतज़ामी अफसरान और पुलिस अफसरान ये इंतखाबात कराएंगे और हर जगह पे उनके ऊपर जब सवालात उठेंगे तो वो सवालात उनके ऊपर नहीं उठेंगे। ये महकमा पुलिस के अफसरान और हमारी जो डीएमजी के ग्रुप है और जो बाकी अफसरान हैं उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर ये सवाल होगा। जनाब आमिर महबूब साहब, आप जो इशारा दे रहे हैं कि अगर लेट से 15 दिन महीना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल जो कि कशीदा तरीन मराहल से गुजर रही है, अगर डिले कर लेते महीना एक तो शायद अच्छा होता। लेकिन आप आमिर भाई ज़रा उधर भी तो देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब ने 30 नवंबर तक पाबंद किया हुआ था कि आपने इलेक्शन कराने ही कराने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कल भी जाके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं और उन्हें जो है वो एक मकतूब भी लिखा है। तो उन्होंने हमारी इत्तला के मुताबिक यही कहा था कि आप इंतखाबात कराएं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मरहला वाइज कराएं या एक दिन में कराएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो है वो लगे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए, ना इन्होंने संजीदगी से इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को बताया। मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मकसद पिछले 3 हफ्ते में कितने दिन मुजफ्फराबाद रहे हैं, जरा ये आप रिकॉर्ड चेक करें। मैं हुकूमत की संजीदगी भी तो कोई चीज होती है ना। और कल आप ये मुझे बताएं कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया उधर कि अगर कल आप फोर्सेस के बगैर इंतखाबात करा रहे हैं आज़ाद कश्मीर पुलिस के बगैर,
पुलिस के साथ इंतखाबात करा रहे हैं, कल को खून खराबा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो कहते हैं हुकूमत जिम्मेदार होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दो चीज़ों की फैसला लेना चाहिए था, और तनवीर इलियास साहब को भी, कि आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ कराने चाहिए थे। इन्होंने इस ऑप्शन को लिया है कि आज़ाद कश्मीर में अपने सियासी मकासद और अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इंतखाबात कराए जाए, और इन्होंने शफाफ और क्रेडिबल इंतखाबात जो है, गैर जानबदाराना इंतखाबात की ऑप्शन ही नहीं लिया। अगर ये ऑप्शन लेते तो आप यकीन करें कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात कराना सबसे आसान था। यही अगर अमन कमेटियां बनानी थी तो आप कहते हैं ना, मुस्लिम लीग नून वाले बनाए, पीपल पार्टी वाले बनाए, जमात इस्लामी वाले बनाए, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी वाले बनाए, तहरीक लबैक वाले बनाए, तो फिर तो हम ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते, हमें आइंदा भी कभी फोर्सेस की जरूरत नहीं होगी। आमिर महबूब साहब, यहाँ पर राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे, रोजनामा जंग जियो न्यूज़ से। जी आमिर महबूब साहब, ये जो अभी इंतखाबात के हवाले से एक दफ़ा अगस्त में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, फिर अक्टूबर में अनाउंस हुआ, फिर गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, तो ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये आप क्या समझते हैं कि ये बलदियाती इंतखाबात के जो इल्तवा का मलबा जो है वो किस पे गिरेगा? राय साहब, एक बात की तरफ जरूर देखें कि कोई इदारों की क्रेडिबिलिटी होती है ना। मकसद अभी तक लोग ये आज़ाद कश्मीर के अवाम सोच रहे हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। जब सदर कह रहे हैं इंतखाबात होंगे, वज़ीर आज़म कह रहे हैं इंतखाबात होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं इंतखाबात होंगे, तो फिर लोगों को पता होगा ना। अगर जुनैद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह दिन में कल 300 कॉलें सुन रहे थे तो 280 कॉलें ये थी जो इंग्लैंड से थी, जो दूसरे मुल्कों में थी, दूसरे मुल्कों से लोगों की थी, या आज़ाद कश्मीर के सियासी कारकुनों की थी कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मकसद ये इन इदारों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान है और अफसोसनाक है, और इदारों की तनज़्ज़ुली की तरफ है, जिस तरफ तारिक फारूक साहब ने निशानदेही की थी। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनसे इत्तेफाक करने वाली बात है। जनाब तारिक फारूक साहब ने ये बात भी कही है कि हम ये जो तीन मरहलों में, 3 डिवीज़न में मुख्तलिफ डेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, हम इस पर शदीद एहतजाज तो अपना जारी रखेंगे, लेकिन पीटीआई को ओपन फील्ड नहीं देंगे, बल्कि गली गली में मुकाबला किया जाएगा। जुनैद, एक तो ये बात है कि ये एक अलग बहस है पूरी, कि आज़ाद कश्मीर के जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो उसमें कैसे इसे मकसद इसका क्या रिजल्ट्स होंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि जिस मुजफ्फराबाद की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कल बलदियाती इंतखाबात कराने का ऐलान करा दिया है पुलिस की निगरानी में, वहाँ पे ये सूरत हाल है कि इस वक्त सबसे वीक पोजीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और आज़ाद कश्मीर में 5 नशिस्तें, टोटल 9 नशिस्तें हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन में, उसमें से 5 पीपल पार्टी ने जीती हुई है, 1 पीपल पार्टी ने हारी हुई है, और वो जो हारे हैं वो बिल्कुल करीब से आ रहे हैं, और अक्सर जगह पे, अक्सर हलकों में तहरीक इंसाफ जो है वो पहले दूसरे नंबर पे है ही नहीं है, वो तीसरे या चौथे नंबर पे है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कोई उनके लिए आसान नहीं होगा, और अगर ये साबित हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में कि असल ये रेशो क्या रही है और क्या क्या नताइज थे। लेकिन ये कोई इलेक्शन जो है वो कोई इतना आसान इलेक्शन नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, और यही वजह है कि शायद ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो तनवीर इलियास साहब हैं वो भी इससे हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि मुजफ्फराबाद की सूरत हाल उस तरह की नहीं है, और उनकी ख्वाहिश थी कि पहले पुंछ में हो जाता। सबसे सेफ इलेक्शन जो था इनके लिए वो मीरपुर डिवीजन का था। अगर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन पहले मरहले पे मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन करवाते तो शायद मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा इनके लिए बेहतर हो सकता। जनाब आमिर महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, अपने तजुर्बे से हमें आपने जो है बहरामंद किया, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम को आप कंक्लूड करें। जी अंसार साहब, आज जो हमारा प्रोग्राम था इसका अनुमान था कि बलदियाती इंतखाबात तीसरी मरतबा जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अब अनाउंस हुआ है, और उसके बावजूद जो एक जिस तरह की फ़ज़ा बनी हुई है, अपोजिशन का जो रवैया है, जो हुकूमत का रवैया है, इसमें आज हमारे साथ जो थे PMLN के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी तारिक फारूक साहब थे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस अब्दुल रशीद सलारिया साहब ने बात की, इसी तरह चीफ़ एडिटर जम्मू और कश्मीर जनाब आमिर महबूब साहब जो है वो अभी बात कर रहे थे, बड़ी खुल के बातें हुई।
इस हवाले से हमारे सुनने वाले ये बेहतर बता सकते हैं। हमारा सिर्फ इतनी पैगाम है कि कोशिश करें कि पुरअमन रहें, पुरअमन तरीके से वोट डालें, लड़ाई झगड़ों से बचें और जो है एक डिसेंट शहरी होने का सबूत दें। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी और राधा हबीबुल्ला खान इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल की नर्सरियाँ जहाँ से जिनको कहा जाता है और जहाँ से बुनियादी सतह की लीडरशिप प्रोड्यूस होती है, बल्दियाती इलेक्शन अल्लाह करे हो जाएं अमन व अमान के साथ, और ये एक 31 साल बाद जो तारीख़ रकम होने की उम्मीद पैदा हुई थी, ये उम्मीद पूरी हो सके। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका तमाम तर क्रेडिट चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम खान साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया और उनकी टीम को जाएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।